हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं उसका डे 4 है। और ये हम लोग कौन से कर रहे हैं, तो एनडीए के लिए पॉलिटी सेक्शन कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि हमने ज्योग्राफी के लिए जो ज्योग्राफी का सीडीएस वाला प्लेलिस्ट था 2015 से लेकर 2025 तक विद वैल्यू एडिशन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग अलॉन्ग विद दैट ऑप्शन एनालिसिस हमने सारे कुछ कर दिया है। मैंने इवन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया हुआ है वहाँ पे सीडीएस वाले में कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार करके जाना चाहिए आपको। ठीक है, नाउ देखो, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे। ये है टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करो, इस टैब में जाना है, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो। फर्स्ट आप इसको खुद सॉल्व करो एंड देन एनालिसिस करो। देखो ये ऑलरेडी मैंने सीडीएस 2025 का यहाँ पे डे 21 के रूप में करा दिया है। ठीक है, तो वैसे ही मैं एनडीए के सारे सब्जेक्ट्स का कराऊंगा, सीडीएस का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। सीएससी का अगर कोई देख रहा है तो सीएससी का भी पूरा कराऊंगा, सीएपीएफ के लिए भी कराऊंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का कराऊंगा, बट वन बाई वन विल टेक टाइम। बट जितना हो पाएगा मैं चाहूँगा कि आपके एग्जाम से पहले सारे डिलीवर आपको कर दूँ आपके लिए। और इसके लिए आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना है। टेलीग्राम में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा। यूट्यूब का जो भी मेरा चैनल है वहाँ पे आप उसको अगर देखोगे तो काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी वहाँ पे अपलोड होते हैं जो कि रेलेवेंट होता है टू एग्ज़ाम, बिल्कुल विदाउट बिना फालतू का कुछ भी बोले हुए। जो एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं बस वही बात होती है। ठीक है, तो सो डू वॉच एंड एक्सप्लोर दी चैनल फॉर मोर। नाउ डे 4 का हम लोग डिस्कशन करेंगे एनडीए के पॉलिटी सेक्शन का, जो कि पीवाईक्यू टू एफवाई की सीरीज का पार्ट है। 2018 हम लोग देख रहे हैं आज। 2018 का फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों देखेंगे विद वैल्यू एडिशन एंड ऑप्शन एनालिसिस। राइट, आज पहले देखेंगे कि 2018 का फर्स्ट पेपर और फिर उधर 2018 का सेकंड पेपर। स्टार्ट करते हैं 2018 के फर्स्ट पेपर से। 95 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स इज आर करेक्ट। कह रहा है कि इंडियन एकेडमी ऑफ हायर इंजीनियर्स के रिगार्डिंग कौन सी इनमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो कह रहे हैं कि इट इज़ ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, इट इज़ अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो ये दोनों बात सही है कि ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ये एक कलेक्टिव बॉडी है जिसमें दोनों इन्वॉल्व है। कोलेबरेटिव बॉडी है, एक्चुअली कलेक्टिव नहीं, कोलेबरेटिव बॉडी है जिसमें दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक्टिव हैं। तो यहाँ पे सही से स्टेटमेंट को पढ़ना है, सिर्फ ओनली और बाद में चेंज कर सकता है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वैसे करके। तो ये कोलेबरेटिव बॉडी है किसके लिए, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि ये स्मॉल लेवल गवर्नेंस होता है जो कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। ठीक है, कौन सी, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स का। इसका स्टेटस क्या है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। स्ट्रक्चर कैसा है, कोलेबरेटिव बॉडी है। इसका स्टेक होल्डर कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ये मैंडेट क्या करता है कि ट्रेनिंग करता है नीड ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। जो भी हाईवे इंजीनियर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए ये यूजफुल होता है, या फिर यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है हाईवे इंजीनियर्स की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू सिविल सर्वेंट्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन से दो सिविल सर्वेंट्स थे हु असिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें कौन से दो सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने असिस्ट किया था ये फ्रेम करने में। राइट, ऑप्शन है कि बी एन राव, के एम मुंशी, एस एन मुखर्जी एंड अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी, फिर के एम मुंशी एंड अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। अब देखो यहाँ पे दो सिविल सर्वेंट, यहाँ पे इनके डेजिग्नेशन तो देखो ये सिविल सर्वेंट थे। तो राइट ऑप्शन इसका है बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी। अब बी एन राव को आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है वन लाइनर में कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उनको बी एन राव थे, और बाकी ये सिविल सर्वेंट के रूप में भी थे। तो ये भी देखना। नाउ यहाँ पे देखो राइट आंसर तो आपको पता चल गया सी यहाँ, बट सी यहाँ पे मेजर चीज़ें देखो। बी एन राव जो है ये इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा जाता है। ये प्रिपेयर द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट। इनिशियल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इनिशियल ड्राफ्ट था उसको किसने प्रिपेयर किया था, बी एन राव ने किया था। ये इनका बैकबोन या बैकग्राउंड क्या था, ये ब्यूरोक्रेटिक थे, तो ऑब्वियसली सिविल सर्वेंट थे, तो इसलिए। नाउ एस एन मुखर्जी जो है ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। आगे क्वेश्चन जैसे एडवाइजर का पूछ सकता है तो पूछ सकता है कि फर्दर जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो कौन थे, तो वो थे एस एन मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी। ये जो है रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग। जो इनका मेजर काम था वो किसके, क्या काम था उनका, जो भी लीगल लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज और उसकी फॉर्मेटिंग थी ना, उसको ये प्रॉपरली ड्राफ्ट करते थे। इसलिए इनका रोल काफ़ी
अहम हो जाता है यहाँ पे। द फ्रेमर की इनसाइट्स क्या है, द फ्रेमर एक्सटेंड बियॉन्ड द पॉलिटिकल लीडर्स टू द सिविल सर्विस मशीनरी। बिकॉज यहाँ पे देखो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उस टाइम के, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 137 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कह रहा है कि कौन से जो है स्टेटमेंट है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, लोकसभा को और राज्यसभा को। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, इस चीज़ को याद रखना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देयर इज नो मेंशन इन द देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर। कह रहे हैं कि देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लोकसभा। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है, तो सॉरी नॉमिनेटेड मेंबर जो है होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत हुआ, क्योंकि कहता है कि नो नॉमिनेटेड मेंबर होनी चाहिए। द राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व। ऑब्वियसली राज्यसभा जो एक परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा डिजॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर जो है मेंबर्स ये क्या करते हैं, रिटायर करते हैं या फिर चेंज होते हैं एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है, और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। नाउ देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, सम मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में कितने लोगों को, तो 12 लोगों को वो नॉमिनेट करते हैं। नाउ यहाँ पे जो है 104th अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके थ्रू जो एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो इंडियंस, उनके नॉमिनेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया है। अब वो फर्दर जो है एंग्लो इंडियंस को ऐड नहीं किया जा सकता, उनको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है। उससे एसोसिएटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखना 104 है, ठीक है। 138 देखो क्वेश्चन नंबर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया इज करेक्ट। ऑलरेडी हमने दिखा चुका हूँ इस चीज़ को कि कैग के बारे में 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैग के बारे में देखना है, और क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, नॉट करेक्ट इनके बारे में स्टेटमेंट पूछा है। कि अब देखो पहला ऑप्शन है कि ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम वे एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इनको रिमूव किया जा सकता है। कैसे, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव किया जाता है, वैसे अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है, बाई स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो इनके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, राइट। द कैग इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही हैज सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। कैग जो है एलिजिबल है फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। ये बात गलत है। कैग जो है री अपॉइंटमेंट के लिए, जो भी एक बार कैग बन गया वो दोबारा कैग नहीं बन सकता है, तो री अपॉइंटमेंट जो है कैग के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है और कह रहा है कि इज एलिजिबल, तो ये बात गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। डी है, द सैलरी ऑफ द कैग इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कैग की सैलरी दी जाती है। और ये देखो कैग के बारे में यहाँ पे देखो, जो सेकंड था ना, सेकंड शेड्यूल, इसमें सैलरी काफ़ी लोगों के मेंशन है। और कैग जो है ये ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी सैलरी जो है मेंशन है इन सेकंड शेड्यूल, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कैग जो है सिर्फ ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी सैलरी मेंशन है वो सेकंड शेड्यूल में। नाउ इसका सैलरी कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में देखो लो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ये कौन, तो आर्टिकल है 266, राइट, एंड 266(1) देख लेना इसका। पब्लिक अकाउंट का जो आर्टिकल है वो क्या है, 266 सब क्लॉज 2 है, राइट। एंड जो थर्ड है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये जो है इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करते हैं हम लोग, और ये आर्टिकल 267 में है, ठीक है। इसको कंटीजेंसी फंड को इमरजेंसी के टाइम पे करते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करते हैं, और इसको कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है।
तो इतने सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 266(1) में है, पब्लिक अकाउंट डील करता है आर्टिकल 266(2) से, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो डील करता है 267 से, और ये इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ किया जाता है। नाउ कैग से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे फर्दर कैग के बारे में इन्फॉर्मेशन और भी देख लो कि ये जो है गार्जियन होते हैं पब्लिक पर्स के। आर्टिकल कौन सा है कैग से रिलेटेड, आर्टिकल जो है 148 है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। सैलरी जो है चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इनको रिमूव किया जाता है ऑन द सेम ग्राउंड एज सुप्रीम कोर्ट जज। नाउ कैग जो है इनएलिजिबल है, यहाँ पे एलिजिबल नहीं, कैग जो है इनएलिजिबल है फॉर एनी फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और आफ्टर देयर टर्म्स एंड, ठीक है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैग के बारे में रिलेटेड हो गया, कैग से रिलेटेड। नाउ 139 देखते हैं कि जो सुपर इंटेंडेंस है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज वेस्टेड इन, ये किस में डिपेंडेंट है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी आर्टिकल जो है 324 है, और पार्ट कौन सा है, पार्ट है 15, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल्स, इसका जरूर ध्यान रखना, एक एक आर्टिकल काम है, इसका मेजर प्रोविजन देख लेना, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का रेंज देख लेना आर्टिकल का, ताकि वो कभी भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट उस रेंज के बीच में जो होगा वो आप सही कर सकते हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड हमने देख लिया है, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। नाउ 140 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 26 नवंबर 1949, कह रहे हैं कि कौन सा प्रोविजन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो इफेक्टिव हो गया फ्रॉम 26 नवंबर 1949। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब कौन सा इफेक्ट में आ गया था, यहाँ पे इफेक्टिव हो गया था 26 नवंबर से ही, बाकी चीज़ें जो है 26 जनवरी 1950 से इफेक्ट में आया था, और कुछ चीज़ें जो है इंस्टेंटली इफेक्ट में आ गया था जो कि 26 नवंबर 1949 से ही है। उसमें इलेक्शन है, इलेक्शन डायरेक्टली इफेक्टिव हो गया था, सिटीजनशिप उसी टाइम पे इफेक्टिव हो गया था। इमरजेंसी प्रोविज़न जो है 26 जनवरी के बाद आया था 1915, ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ये भी इसके बाद ही आया था, तो ये दोनों नहीं था, राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि टाइमलाइन जो 26 नवंबर 1949 को इनेक्टमेंट हुआ था, यहाँ पे ध्यान रखना कि 49 को इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, यहाँ पे द पीपल गेव टू देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कम हुआ था। इमीडिएट इफेक्ट में क्या हो गया था, सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट को सेटअप कर दिया गया था। नाउ 26 जनवरी 1915 को जब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ कि रिमेनिंग जितने भी प्रोविजन थे वो सारे फोर्स में आ गए, और इंडिया जो है एक रिपब्लिक के रूप में बर्न हुआ वो 26 जनवरी 1915 को। अगर आपसे स्टेटमेंट दे कि इंडिया वाज बॉर्न एज ए रिपब्लिक ऑन 26 नवंबर 1949, तो वो स्टेटमेंट गलत है। रिपब्लिक कब बर्न हुआ था, 26 जनवरी 1915 को, 50 को, ठीक है। और उस टाइम पे क्या हुआ था, कमेंसमेंट हुआ था, और 26 नवंबर को क्या हुआ था, इनेक्टमेंट हुआ था। ये सब सारे रिपीटेशन का मेजर कारण यही है कि आप जो है चीज़ें भूल जाओगे, फोकस नहीं करोगे कि याद क्या करना है, इसलिए ये सारे रिपीटेड है ना। नेक्स्ट है इनका जो सेकंड पेपर है उसको हम लोग कवर करते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है अराउंड, ठीक है। फिर फाइनली समरी देखेंगे एंड देन 19 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पहला इसका सही लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगा है सारी चीज़ों को समझाने में, ठीक है। नाउ एंड कमेंट ऑल्सो, कि इवन कमेंट से थोड़ा सा फीडबैक मिलता है तो ज़्यादा बेटर लगता है कि हाँ भाई सही जगह जा रहा है जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, तो ठीक है, इंटरेक्टिव भी लगता है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पेपर से, जिस क्वेश्चन नंबर 123, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को काफ़ी बार हमने देखा है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है ये कौन से है, पार्ट 3 में आता है, और इसके आर्टिकल का रेंज कौन से है, आर्टिकल का रेंज कौन सा है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर कहाँ तक जाता है, जल्दी बताओ। फंडामेंटल आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक जाता है क्या फंडामेंटल राइट्स, नहीं, आर्टिकल 35 तक जाता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसका ये याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना ज़्यादा जरूरी है। नाउ राइट टू इक्वालिटी, बिल्कुल बात सही है कि ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। राइट टू फ्रीडम ये भी यहाँ पे पार्ट है। देखो राइट टू इक्वालिटी जो है ये आर्टिकल 14 to 18
तक है इसका रेंज। इक्वालिटी जो भी है, इक्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं अंडर दिस रेंज करते हैं 14 to 18 में। नाउ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कौन सा है, आर्टिकल 19, ठीक है, 19 to 20, ये जो है पार्ट 2 में है, ठीक है, पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में इसका आर्टिकल का रेंज जो है ये कौन सा है, आर्टिकल इसका रेंज करता है 5 से 11, ठीक है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 होता है, ठीक है। इसका देखना राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल का रेंज इसका क्या है, राइट टू फ्रीडम वाला का। यहाँ पे देखो राइट टू फ्रीडम यहाँ पे 20 नहीं 22 होगा, ठीक है, फिर से डिलीट करके बना देते हैं इसको, यहाँ पे 22 होगा। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये कौन सा है, 23 एंड 24। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक है, बिल्कुल ठीक है। और बाकी भी देख लो कि क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका रेंज जो है आर्टिकल का रेंज क्या है, इसका आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आपको पता है कि 32 से 35 तक है, रीट्स वगैरह के बारे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है, सॉरी राइट टू सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 में है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा हुआ था कि फंडामेंटल राइट का पार्ट कौन सा नहीं है या फंडामेंटल राइट के अंदर कौन नहीं आता है, तो वो है राइट टू सिटीजनशिप, ठीक है। नाउ हो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। इसके पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जब हम लोग 2017 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे देखो 2017 का जो सेकंड पेपर था उसको डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे जब लोकपाल के बारे में पूछा था कि एक कमेटी ये देखना ना, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, संथानम कमेटी, शाह कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया था, बट मैंने बोला था कि शाह कमीशन किससे रिलेटेड है ये देख लेना, संथानम किससे रिलेटेड है वो देख लेना, लॉ कमीशन जो है उसमें कौन से नंबर का अभी सेटअप हुआ है वो देखना, उसके चेयरमैन कौन है वो देखना। तो यहाँ पे देख रहे हो संथानम कमेटी, अब ये संथानम कमेटी आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, कैसे, तो मैं दिखाता हूँ कैसे, इसलिए बोलते हैं कि सर्च करके रखा करो। 2018 का जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जो सेकंड पेपर हुआ था, यहाँ पे देखो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट संथानम कमेटी क्या है उससे नहीं पूछा है, अब उसके रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो पूछ लिया है। ये संथानम कमेटी इसका राइट आंसर है, ठीक है, कि संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या बना था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था 1964 में टू कर्ब करप्शन, ठीक है। अब सोचो कि कैसे आपको अब पता चला कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट कभी रिपीटेशन होगा, कभी इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन जो है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, जो बाकी ऑप्शन है वो आएगा। ये एक प्रूफ है कि कैसे आपको करना चाहिए PYQ को, ठीक है। अब आपके सामने प्रूफ दिखा दिया, अब इससे ज़्यादा क्या ही दिखाया। अब मैं बोलूँगा फिर से आप इसको कर लो, ये सारे ठाकुरदास नरसिम्हन कमेटी एंड दिनेश गोस्वामी कमेटी की, इनसे जस्ट एक एक लाइन सर्च कर लेना है कि ये किससे रिलेटेड है, बस काफ़ी है वो। और आगे क्वेश्चन भी आएगा, मैं दिखाऊंगा भी कि आप फिर नहीं करोगे यहाँ पे, मुझे ये पता है, ठीक है। तो आई नीड योर एफर्ट ऑल्सो, यहाँ पे आप लोग करो तो मज़ा आएगा फिर करने में, ठीक है। तो ये देख लो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में अब थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था विया ए रेजुलेशन, जिसको बोलते हैं, जो कि 1964 में आया था। ये इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन था किसके, संथानम कमेटी के ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो कि 62 से 64 में आया था। मतलब 64 में इसको कमीशन को सेटअप किया गया था, 64 में ये अपना रिपोर्ट फाइनल सबमिट कर दिया था। इसलिए ये कहा जाता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसको सेटअप किस में किया गया था, 1964 में। इसका स्टेटस क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके रिकमेंडेशन पे आया था, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे यह आया था। बाकी भी देख लेना, बहुत यूजफुल होगा। नाउ 138 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहे कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो हर जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ जो कैबिनेट यहाँ पे दिख रहा है ना कि कैबिनेट, ये कैबिनेट वर्ड जो है मात्र ओनली वन टाइम मेंशन है, वन टाइम मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और वो भी कहाँ पे है, 352 में, जो इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी वाला प्रोविज़न है उस आर्टिकल में
मेंशन है मात्र एक ही बार, जो कैबिनेट वर्ड है, एज ए कैबिनेट वर्ड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जो है ये 1 CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, है ना। और ये कोलेजियम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये जुडिशियल इनोवेशन है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो क्वेश्चन था कि एवरी जज किसके द्वारा अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्दर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो कंसल्टेशन होता है, प्रेसिडेंट कंसल्ट विथ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, मतलब कैसे प्रोसीजर इसका क्या है कि प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एंड बाकी जो सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं उनसे टू अपॉइंट द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ मैकेनिज्म क्या होता है इसका, अब ये लोग जो चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज होते हैं ये कोलेजियम के थ्रू, जो कि 1+4 मैंने बताया था, उसको सेटअप करते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकली सिलेक्शन बॉडी है ये पहले उनको क्राइटेरिया, उनकी एलिजिबिलिटी, ये सब सारी चीज़ों के बेसिस पे कुछ सेटअप जजेज को रेकमेंड करते हैं कि प्रेसिडेंट आप इनको जज बनाइए, ठीक है। और उसके थ्रू प्रेसिडेंट जो है उनको जज का अपॉइंटमेंट कर देते हैं, ठीक है। नाउ अभी जो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जजेज हैं, एक CJI हैं और प्लस 33 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देख लो, क्या है कि वाइल द कोलेजियम रिकमेंड्स द फॉर्मल अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज सोनली द प्रेसिडेंट, यानी कि कोलेजियम रिकमेंडेशन कर सकता है, अपॉइंट नहीं कर सकता है। कोलेजियम जो है रिकमेंड किया है, जबकि फॉर्मल अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे अगेन नॉट पूछा हुआ है, पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंस्टाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट, उसके पार्ट में कौन सा नहीं है, तो पहले तो पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा नहीं आता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये बिल्कुल बात सही है, ये आता है। और कौन से आर्टिकल में आता है वो हम आगे देख लेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी आता है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, ये नहीं आता है DPSP में। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी बात आता है। अब कौन कौन से आर्टिकल में आता है हम देखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन इसका C हो जाएगा। अब देखो क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है, ये एक नॉन जस्टिसिबल है, मतलब इस पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाके अपने राइट को ये नहीं कर सकते हो जैसे फंडामेंटल राइट में करते हो। ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये बेसिकली एक्ट करता है एज ए गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। ये इंक्लूड करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ठीक है। नाउ एक्सक्लूजन क्या करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ जो है वो इससे एक्सक्लूडेड है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। नाउ अब हमें देखना है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये है आर्टिकल, इसकी आर्टिकल है 39A, ठीक है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये कौन से में आता है, इसका आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल 49 के अंदर आता है। यहाँ पे आर्टिकल लिख लेने दो, ठीक है। और फिर जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 50 में आता है ना। तो ये याद रखना, वैल्यू एडिशन भी हो गया। नाउ 141, द वर्ड सोशलिस्ट, यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड के बारे में बोल रहा है कि द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इनटू द प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था सोशलिस्ट वर्ड को टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ 2015 के जो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे उसमें, इसको ऐड किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। अब 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, फिर से देखेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल प्रियम्बल कैसा था, यहाँ पे 3 ही वर्ड थे ओरिजिनल प्रियम्बल में, और वो कौन कौन से थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड था। बाद में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो हमने 2 वर्ड को और जोड़ दिया, कौन कौन से, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तब ये फाइनल कौन कौन सा बन गया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। नाउ एक और वर्ड जोड़ा गया था इंटीग्रिटी को, और इंटीग्रिटी को किस में जोड़ा गया था, प्रियम्बल में, ठीक है। यही है, फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। नाउ 144 नंबर जो है वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल
नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है वो कौन होता है, तो वो बेसिकली यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा देखते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो कौन सा होता है, तो चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, और ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1971 के एक्ट से। इसके मेंबर कौन कौन से हैं, कौन होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसके चीफ मिनिस्टर एंड देयर गवर्नर्स, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में, है ना। अब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में यहाँ पे किसको काउंट किया जाता है, सिक्किम को भी काउंट किया जाता है अलॉन्ग विद दैट 7 स्टेट्स। की डिस्टिंक्शन क्या है कि अनलाइक जोनल काउंसिल विच रोटेट चेयरमैनशिप, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हैज ए फिक्स स्टैट्यूटरी चेयरमैन स्ट्रक्चर। अब देखो बाकी यहाँ पे जोनल काउंसिल होता है ना, उसमें यहाँ पे रोटेटेड चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जबकि जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वहाँ पे फिक्स चेयरमैन होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। नाउ 148 आर्टिकल 352, ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी के बारे में अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू, यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात हम लोग करते हैं और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है, ठीक है। जनरल इमरजेंसी हम लोग लगाते हैं 350 यहाँ पे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यहाँ पे ये आर्टिकल 356 के तहत होता है जो को प्रेसिडेंट रूल में है, ठीक है। अब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे देखो फर्दर इमरजेंसी के बारे में अच्छे से हम लोग देख लें। इमरजेंसी प्रोविजन चेंजिंग द गियर ऑफ गवर्नमेंट, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी हम लोग लगाते हैं। ये कब होता है, जब वॉर होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, आर्म रेबेलियन होता है। रिमेंबर द वर्ड आर्म रेबेलियन, ठीक है, जो कि डिस्प्लेस किया गया था बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस के, इंटरनल डिस्टर्बेंस से, और ये किसके थ्रू, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटा दिया गया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया था एंड आर्म रेबेलियन को ला दिया गया था। तो नेशनल इमरजेंसी इन 3 ग्राउंड्स पर लगाया जा सकता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन। इफेक्ट क्या होता है इसका कि जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं ऑफ सिटीजन एंड अदर पीपल्स उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है बिकम ऑल पावरफुल। नाउ देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस है यहाँ पे कि आर्टिकल 20 एंड 21 गेट्स नेवर सस्पेंडेड, ठीक है, 20 एंड 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। एंड और भी प्रोविज़न है, एक बार आर्टिकल 358 को एंड 359 को देख लेना कि 358 में कौन सा प्रोविज़न सस्पेंडेड होता है, ठीक है, यानी कि 358 में सिर्फ आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, यहाँ पे और भी अदर राइट्स सस्पेंड हो जाता है बट एक्सेप्ट 20 एंड 21। एक बार इसको कंफर्म करना है, इस पर हम श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज हो सकता है, मीनिंग यही है बट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना अपने से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरजेंसी का ऑलरेडी कितने साल हो गए हैं, 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी हो गए हैं, तो इस बार इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आना है, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट रूल जो है 356 में है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट होता है, तो 56 जो है प्रेसिडेंट रूल लाता है अंडर आर्टिकल 356। नाउ 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड बात करता है, जब भी थ्रेट हो टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया तब हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। आज तक इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाया गया है। प्रेसिडेंट रूल काफ़ी बार लगाया गया, नेशनल इमरजेंसी भी लगाया गया है, और ये कितने टाइम्स लगाया गया है नेशनल इमरजेंसी ये बताना है। बेसिकली नेशनल इमरजेंसी जो है 3 टाइम्स अभी तक लगाया गया है, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा सेशन ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि चलो लास्ट मिनट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 2018 के पेपर का आर्टिकल 79 जो है ये क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट से डिनोट करता है। यहाँ पे देखना जो भी 79 था, आर्टिकल 79 ये क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है, जिसमें कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इस आर्टिकल को याद रखना कि आर्टिकल 79 के थ्रू ये तीनों आदमी मेंबर होते हैं इसके। नाउ आर्टिकल 148 ऑलरेडी हमने देखा है कि कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 300A ये किससे बात करता है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन से डील करता है, सुपर इंटेंडेंस ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करता है, ये बेसिकली ये सुपर प्रोविजन करता है।
आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ऐड किया था 3 वर्ड्स को, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को, इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 2019 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों को, ठीक है, एंड विल कवर द सेम वैल्यू एडिशन विथ ऑल दिस पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो आप एफर्ट को अप्रिशिएट करें थ्रू आउट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।